नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी हाल ही में चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, विक्रांत भूरिया जी। तो विक्रांत भूरिया जी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यूथ लीडरशिप आगे किस तरीके से काम करने वाली है, उनका क्या प्लान है और किस तरीके से वो आम जनता की आवाज़, प्रदेश के जो युवा हैं उनकी आवाज़ को विधानसभा तक, सरकार के दरवाजे तक कैसे उठाएंगे और किस तरीके से कांग्रेस का आधार मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं विक्रांत भूरिया जी से। बहुत बहुत स्वागत है विक्रांत जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सबसे पहले तो विक्रांत जी यही जानना चाहूँगा कि आपने ये कहते हैं कि जब संगठन के यूथ कांग्रेस संगठन के चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी तो आपने कोई मेंबरशिप ड्राइव में भाग नहीं लिया था, लेकिन ऐसा क्या आपका जलवा है कि आप सबसे ज़्यादा वोटों के साथ चुनाव जीत गए? देखिए, ये जो चुनाव होता है, ये होता है कि अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको विधानसभा में आपका सर्वमान्यता होना चाहिए और आपके इसी उनमें पैठ होना चाहिए कि वो आपकी मदद करें। जब आप लोकसभा का मिलते हैं तो लोकसभा क्षेत्र, और जब आप प्रदेश का चुनाव लड़ रहे होते हैं तो प्रदेश के स्तर पर आपको युवाओं को कनेक्ट करना आना चाहिए, उनको साथ में लेकर चलना आना चाहिए और एक कहीं ना कहीं एक सब में सर्वमान्यता होना चाहिए कि जो वो आपके साथ आकर खड़े हों। और ये चुनाव अपने आप पहला ऐसा चुनाव था जिसमें डायरेक्टली आप घर बैठे बैठे वोट कर सकते थे। इसलिए बहुत टिपिकल था क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम था। आप किसी को बोल नहीं सकते हैं कि आप इसको वोट दें, घर पर किसको वोट दे रहा है आपको पता नहीं रहता है। पर कहीं ना कहीं जब मैं पूरे प्रदेश में घूमा था, सबसे मिलना जुलना करा था और ये कहीं ना कहीं एक विश्वास अंदर जगह था कि आज के समय में जिस तरह के संघर्ष की ज़रूरत है, जिस तरह के नेतृत्व की ज़रूरत है, वो पूरी तरह से वो कमी पूरी कर सकता हूँ। तो इस चुनाव में हम कूदे और युवाओं का सभी वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत साथ मिला, बहुत आशीर्वाद मिला और कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि अब जो संघर्ष का दौर है, जो पार्टी को जिससे उभारना है, उसमें पूरी ताकत से ज़मीन पर हम लड़ाई लड़ेंगे और इस नेतृत्व को, जो नए नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, युवा नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी में, उनको उभार कर संगठन को ज़बरदस्त ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उसमें तो दरवाजे दरवाजे वोट मांगने जाना पड़ता है यहाँ, और फिर पोलिंग बूथ पर मतदान होता था। यहाँ ऑनलाइन था, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि घर से वोट डाल रहे हैं। तो इसमें और उस चुनाव में क्या अंतर था और आपको क्या ये कठिन लगा या वो चुनाव कठिन था? देखिए, वो चुनाव ऐसा था कि जिसमें आपको अपने लोगों के पास जाना था, जिन लोगों को आप जानते थे, जिन लोगों से पहले आप संपर्क में आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। वो अलग बात है कि उसमें आपसी मनमुटाव के पार्टी के मनमुटाव के चक्कर में निर्दलीय खड़े हुए और उनके कारण जो वोट ले गए, उस कारण से जो जीत का मार्जिन था वो नहीं अचीव कर पाए थे। पर इस चुनाव में ये था कि आप सब नए लोगों से मिल रहे थे, नए तरीके के उनके व्यक्तित्व, नए नए व्यक्तित्व आपके सामने आ रहे थे और आपको उनको समझना भी था और बहुत कम समय था क्योंकि हमको बहुत कम समय मिला पूरे प्रदेश में घूमने का और प्रदेश में घूमकर उनका दिल जीतने के लिए आपके पास बहुत कम समय था। उसमें कहीं ना कहीं आपको कम समय में ज़बरदस्त इम्पैक्ट करना था, मीडिया के माध्यम से इम्पैक्ट करना था, सोशल मीडिया के माध्यम से इम्पैक्ट करना था, अपने नेटवर्किंग के थ्रू इम्पैक्ट करना था और कहीं ना कहीं जो हमारी टीम बनी थी, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ, अगर कोई कहता है कि सिर्फ वरिष्ठ नेतृत्व ने जिसको बोल दिया ये चुनाव वो जीत जाते हैं, वैसा ये चुनाव नहीं था। इसमें आपको एक आपकी खुद की ग्राउंड लेवल की टीम होना चाहिए और जिनका ग्राउंड लेवल पर अलग अलग प्रभाव हो, वो वाले युवा आपके साथ होने थे। तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि जब हमने शुरू करा था ऐसे युवा हमारे साथ थे, ऐसे छात्र नेता हमारे साथ थे और उनका भरपूर हमको सहयोग मिला और यही कारण है कि आज तक मध्य प्रदेश में जो 21,000 वोटों से कोई नहीं जीता है, वो जीत का मार्जिन हम अचीव कर पाए। 9 उम्मीदवार थे मैदान में। चुनाव के दौरान कुछ आरोप भी लगे थे, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर संदेह भी जताया गया था और एक राजस्थान का उदाहरण है वहाँ पर कि उस प्रक्रिया पर वहाँ पर राजस्थान में तो खैर अध्यक्ष को ही बदलना पड़ गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में ये क्या आपने जो अभी कहा कि सबको साथ लेने की एक आपका जो नीति है, उसका नतीजा है कि जो आप पे आरोप लगा रहे थे वो आज आपके साथ खड़े हुए? बिल्कुल। देखिए, ये चुनाव है ना, लोग कई बार चुनावों को अलग नज़रिए से लेते हैं। मेरा ये मानना रहता है चुनाव अपनी जगह रहते हैं, पर जब आप पार्टी के अंदर कोई चुनाव लड़ते हैं तो आपको वही लोगों के साथ मिलकर एक यूनिट के रूप में, एक ताकत के रूप में आपको
जो आपके विपक्षी दल है उससे लड़ाई लड़नी है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि आप इस तरह का चुनाव ना लड़ें कि आप उनके पास वापस नहीं जा सके, क्योंकि कई बार चुनाव बहुत गलत तरीके से लड़े जाते हैं, बहुत गंदे स्तर पर पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब भी आपको उनकी तरफ हाथ बढ़ाना रहता है तो कोई भी आपके साथ नहीं आता है। पर इस चुनाव में हमें खुशी है कि हमने एक बहुत साफ सुथरा एक पॉजिटिव कैंपेन करा कि किसी पर छीटाकशी ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं वो हमने सारे युवाओं के सामने रखा और उनने उसका भरपूर समर्थन करा। एक आपके ऊपर आभा मंडल था आपके पिताजी का, जो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या अब उस छाया के साथ ही आप आगे चलना चाहते हैं, या अपनी एक सेल्फ इमेज, आप चूंकि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो अब विक्रांत भूरिया अपनी एक सशक्त इमेज के साथ आप भविष्य तय करना चाहते हैं? ये देखिए, राजनीति में आपका परिवार आपको एक मौका दे सकता है, पर आप उस मौके का किस तरह से उपयोग करते हैं, आप उस मौके को कितनी ताकत से भुनाते हैं। क्योंकि जैसे कई बार बोलते हैं कि आपके पिताजी पहले पीसीसी प्रेसिडेंट रहे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। क्योंकि जब आप राजनीतिक परिवार से आते हैं आपके उतने ज़्यादा प्रतिद्वंदी भी रहते हैं, आपके उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स भी रहते हैं, और इसमें चुनाव में जो 9 थे उनमें से काफ़ी लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। तो ये चुनाव एकदम ओपन मंच पर था। आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि कौन कौन आपके विरोध में आएगा, और हमने जो एक रणनीति बनाई थी, हमारी रणनीति शुरू से यही रही थी कि हमें व्यक्तिगत जो आप में खूबियां हैं, जो व्यक्तिगत आपकी शक्तियां हैं, आपकी क्षमता हैं, उनको हम आगे रखेंगे। बाकी आप किस बैकग्राउंड से आते हैं वो बिल्कुल इस चुनाव में मायने नहीं रखता था। बैकग्राउंड की बात की तो आपका बैकग्राउंड तो चिकित्सा का है, आप डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के भी आप अध्यक्ष रहे हैं। तो उस पेशे को छोड़कर आपने राजनीति की तरफ क्यों आए? क्योंकि वो भी एक सेवा का पेशा था, ये भी एक सेवा का पेशा है। दोनों के बीच में आपको अंतर यदि है तो वो एक तो ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ पेशा था, उसके बजाय आपने राजनीति को क्यों पसंद किया? देखिए, राजनीति सेवा के रूप में सबसे सशक्त माध्यम है, जिससे आप सिर्फ मेडिकल क्षेत्र के ही नहीं, आप हर क्षेत्र के युवाओं को, हर क्षेत्र के व्यक्तियों का आप भला कर सकते हैं, समाजों का भला कर सकते हैं। और यही कारण था कि जब पहले राजनीति में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जब मैंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमबीबीएस करा था, उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन हमने करा था एमवाई हॉस्पिटल से इंदौर से, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की लड़ाई है, जो युवाओं की लड़ाई है, डॉक्टर्स की लड़ाई है, हमको उसको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर पीछे रहेंगे और आप अपने व्यक्तिगत क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ समाज का और प्रदेश का भी नुकसान कर रहे हैं। और उन क्षमताओं को पूरा उपयोग करने के लिए हमने अपने जब ये जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और सारे मेडिकल कॉलेज का अध्यक्ष बना था, हमने बहुत सारे आंदोलन करे और पॉजिटिव आंदोलन करे। मेरा व्यक्तिगत ये रहा है कि कभी नेगेटिविटी में मैं पढ़ता नहीं हूँ, हमेशा जो भी करने की कोशिश करता हूँ उसमें पॉजिटिव क्या कर सकता हूँ वो पूरा मेरा मकसद रहता है। और कहीं ना कहीं आज तक उस चीज़ का सबसे समर्थन मिला है, चाहे वो नेतागण हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग उसको सराहते हैं। और आगे भी हमारा जो रोल रहेगा, वो संघर्ष का जो रास्ता रहेगा, वो पॉजिटिव रोल में ज़्यादा रहेगा। कुछ समय निकालेंगे आप चिकित्सा पेशे के लिए, क्योंकि आप एक ट्राइबल एरिया में हैं, तो वहाँ की जनता की जो स्वास्थ्यगत दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए कभी कोई कैंप लगाना, या बीच बीच में कभी आप हाथ में स्टेथोस्कोप लेके जाना, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये करेंगे। और हम ये हमारे पहले से ही हमारी एजेंडा में भी था कि हम है ना हेल्थ कैंप्स के माध्यम से, सोशल वर्क के माध्यम से जितने लोगों तक पहुंच सकें, जितने ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकें, ये हम बिल्कुल पहुंचेंगे। और क्योंकि मैं सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, ये मेरी जवाबदारी भी बनती है कि जो पेशा मैंने चुना था उसके माध्यम से जितनी मदद कर सकता हूँ तो वो करना ही है। क्योंकि एक बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो भी आपको हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए, वो बिल्कुल रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य समस्याओं से जागरूक करने के लिए निरंतर आप उससे भी जुड़े रहेंगे। क्योंकि एक राजनीतिक फील्ड अपनी जगह है और सोशल वर्क अपनी जगह है, दोनों में आप जितना अपना उपयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए। करीब 7 साल बाद चुनाव हुए हैं, ये कहें कि यूथ कांग्रेस एक तरीके से जड़ हो चुकी थी मध्य प्रदेश में। क्या डॉक्टर भूरिया यहाँ क्या सर्जरी करना चाहते हैं कि ये फिर से एक जिंदा हो सके? देखिए, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज के समय में युवाओं को, वो ये है कि उनको उनके संघर्ष में आपको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम
हमारे संघर्ष में वो आपके साथ खड़े रहे, पर उनके संघर्ष में आप मुंह मोड़ लो। और इसलिए ये अभी आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ी चुनौती भी है कि किस तरह से आप उनके साथ ज़मीन के स्तर पर संघर्ष करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे युवाओं को ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन तक पहुँचें, वो हम तक आए, इसका इंतज़ार ना करते हुए हमें उन तक पहुँचना है। तो क्या आप दौरे वगैरह शुरू करने जा रहे हैं? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में दौरे शुरू कर रहे हैं। गांव-गांव, फलिए-फलिए तक पहुंचने की पूरी प्रयास रहेगा मेरा। और जो उनकी उनकी समस्याओं की समझ, ये आपको घूमने से ही मिलेगी। आप एक जगह बैठकर पूरे मध्य प्रदेश का मिजाज नहीं जान सकते, मध्य प्रदेश का आप समस्याओं को आप नहीं जान सकते। हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। सब हर क्षेत्र के, मतलब बहुत बड़ा हमारे यहाँ महाकौशल है, बुंदेलखंड है, मालवा है, अपने नीमच है, और ये सब जो एरिया हैं सबका अलग अलग स्वभाव है। क्योंकि इस चुनाव में मैं पहली बार, मेरे को पूरे मध्य प्रदेश में घूमने का मौका मिला था और मैंने ये देखा कि सब जगह लोग आपको दोनों हाथों से स्वागत करते हैं। बस बशर्त ये है कि आप उनको भी उतना सम्मान दें जो वो आपको सम्मान देते हैं। आदिवासी बैकग्राउंड से आप आए हैं, लंबे समय बाद उस वर्ग का कोई यूथ लीडर कांग्रेस में उभर कर सामने आया है, तो आप इस वर्ग के लिए किस तरीके का प्लान है आपका, और राजनीति में क्या आपका आदिवासी होना आपके लिए फायदेमंद साबित हो? देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला चुनाव था। कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलना, मतलब कि हमारे समाज के जो इस प्रदेश की 1/4 जनता आदिवासी है, और आप ये समझिए कि आज पहली बार है कि एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। हम नॉमिनेट नहीं हुए, हम इलेक्ट होकर आए हैं। तो ये जनता का और पूरे समाज का और पूरे प्रदेश का मिजाज बताता है कि अब वो समय आ गया है कि जो समाज जो बहुसंख्यक है और जो समाज सबसे ज़्यादा विपदा में है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय रहा कि जब एक निगलेक्ट का हमको सामना करना पड़ा है, उसको आगे आने का मौका मिला है। और मेरा वर्किंग में हमेशा ये एक प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो आदिवासी समाज से हो, चाहे आदिम जाति समाज से हो, या फिर अपने सामान्य वर्ग से हो, जो भी समाज से होगा, अगर उसको हमारी ज़रूरत है, हम उसके लिए दिन रात 24 घंटे तैयार हैं और उसके संघर्ष में बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिलाकर उस संघर्ष का हिस्सा बनेंगे। आपको कमान उस मौके पर मिली है जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार गंवा चुकी है, नगरीय निकाय चुनाव सामने है, इसके पहले उपचुनाव में भी कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले जो उम्मीद थी। तो नगरीय निकाय चुनाव में आपकी क्या रूपरेखा है? क्या युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप टिकट दिलाना चाहते हैं, या चुनाव में जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी उनको जिताने में युवाओं की क्या भूमिका आप दे सकते हैं? देखिए, भविष्य युवाओं का है ना, और अगर हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को लंबे रेस का घोड़ा बनाएं और लंबे दौर की राजनीति करें, आने वाले 10 साल 20 साल की राजनीति करें, तो आपको युवा नेतृत्व देना पड़ेगा। और इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा और पूरी ताकत हम लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस नगरीय निकाय चुनाव में हम टिकट भी दिलाएं, प्रतिनिधित्व दिलाएं और उनको जिताकर भी लेकर आएं, ताकि क्या ये जो खेप तैयार होगी ये नई तरीके की खेप होगी। और आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो युवा हैं, तो उनमें से प्रतिनिधित्व दिलाया भी जाएगा और उनके लिए लड़ाई लड़ी भी जाएगी। तो क्या कितने टिकटों की दावेदारी, कुछ क्राइटेरिया आप फिक्स करने जा रहे हैं, कितने टिकट युवाओं को मिलना चाहिए, या पार्टी पर हम कम से कम, जो हमारी वरिष्ठ नेतृत्व से हमारी चर्चा हुई है और उनका भी ये कहना है कि हम युवाओं को मौका देंगे, कम से कम आप ये पक्का मानकर चलें कि इस बार 50% से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। और उसमें अच्छे युवाओं को सिलेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी आप देखिए कि जो आपकी चयन समिति बनी हुई है, जो हर जिले स्तर पर अलग अलग बनी हुई है, उसमें पहली बार यूथ कांग्रेस के व्यक्ति को भी उस चयन समिति में रखा गया है। जो यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है उसको भी उस चयन समिति में रखा गया है। तो आज से ही वो चीज़ शुरू कर दी गई है। और इसमें मैं कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का और वरिष्ठ नेतृत्व का, सज्जन वर्मा जी का, सुरेश पचौरी जी का, सभी वरिष्ठ नेतृत्व का मैं मुकुल वासनी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रोसेस में ही हमारी एक जगह बना दी है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमारा व्यक्ति का पहले प्रतिनिधित्व उसमें, और अच्छे युवाओं को लाने का उनकी जवाबदारी रहेगी। एक कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो युवा कांग्रेस अपनी ताकत का इजहार कैसे करने जा रही है कि प्रदेश की सरकार उनकी बात को सुने? और एक बड़े ये हम देखें कि मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार का एक बड़ा संकट है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लंबे समय से नौकरियों की प्रतीक्षा है, सरकारी नौकरियां खुल नहीं रही हैं, स्वरोजगार के
साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको लेकर कोई रचनात्मक काम या केवल आंदोलनात्मक काम क्या आप करना नहीं, चाहिए? आपने ये बहुत अच्छा सवाल करा, क्योंकि अक्सर है ना यूथ कांग्रेस को सिर्फ आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। आज की समय की मांग है कि हम संघर्ष के साथ साथ रचनात्मक काम पर भी पूरा ध्यान दें, और किस तरह से आंदोलन के माध्यम से हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं, संघर्ष दिखा सकते हैं, पर लोगों को जोड़ने का जो वास्तविक काम है वो उनके साथ में जब आप रचनात्मक और कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, जी। वो सबसे बड़ी उस ताले की चाबी है जो उनके मन तक जाती है, और इस पर भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा। और जैसे आपने बोला कि जो कैंप्स होते हैं, आप रचनात्मक काम होते हैं, जो समाज सेवा के काम होते हैं, इसमें भी यूथ कांग्रेस इस बार आप देखोगे कि बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, और उसका प्रभाव आपको ज़मीन पर भी देखने मिलेगा। सिर्फ आपको इंटरव्यू या फिर भाषणों तक वो सीमित नहीं रहेगा। एक देश में बड़ा मुद्दा किसानों का चल रहा है, किसान कानून का विरोध हो रहा है, कहीं पर उसके समर्थन में बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी भी विरोध कर रही है, यूथ कांग्रेस उसमें क्या भूमिका निभा सकती है? उसकी जो कमजोरियां हैं कानून की, उसको लेकर किसानों तक जाने की बात हो, या उसकी कुछ अच्छाइयां हैं वो बताने की बात हो, किस पक्ष पर आप जाना चाहेंगे? देखिए, ये जो कानून है काले कानून है। जिस दिन ये लागू हुए या फिर ये चीज़ सबके सामने आई, उसी दिन से समझ में आ गया था ये काले कानून थे, और ये सीधे सीधे कानून जो लाए गए थे किसानों को किसी भी तरह से लाभान्वित करने के लिए नहीं थे। ये कानून पूरे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए करे गए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा कि ये 3 कानून लाए गए। ये 3 कानून कैसे आए, ये हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले क्या करा गया कि जब ये देखा गया जी। कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश में एक जगह एक मार्केट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये जो खेल है, ये 3 कानून का, ये 12 अरब रुपए का खेल है। 12 अरब रुपए का जो खुदरा व्यापार है, जो कृषि और उसके उपज का जो व्यापार है, जो कि पहले राज्य के नियंत्रण में रहता था, उसको पकड़ने का ये व्यापार है। तो इसमें ये करा गया कि ये चीज़ उनके राज्यों के हाथ से लेकर केंद्र अपने हाथ में ले ले, उसके लिए ये जो एपीएमसी जो मंडियों का नियम था उसमें संशोधन करे गए, और इसको शिथिल कर कर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को इसमें कैसे घुसा जाए, वो चीज़ आपने अनुमति दे दी। ताकि क्या है कि जब आप व्यक्तिगत अलग अलग राज्य में जाते हैं तो अलग अलग टैक्सेशन होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया रहती है जो कि बहुत पेचीदा रहती है। उस कारण से कोई बड़ा व्यक्ति उसमें नहीं आ पाता, छोटे छोटे प्लेयर्स रहते हैं और किसान रहते हैं जो इससे लाभान्वित होते थे। फिर क्या करा गया, फिर इसमें यह करा गया कि अब आपको अनुमति मिल गई पूरे देश में काम करने के लिए। अब अगर इतने बड़े स्तर पर आपको काम करना है तो आपको स्टोरेज की या फिर आपको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगी, और उसके लिए आपको जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें संशोधन करने थे। और यही संशोधन करा गया क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो कालाबाजारी है उस पर नियंत्रण रोकने के लिए करा गया था। पर आपने जहां जो भंडारण की क्षमता बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, क्योंकि देखिए आम किसान भंडारण नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने बड़ी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इतनी ज़मीन ही होती है कि इतनी ज़मीन होती है कि वो खेती कर ले, बहुत बड़ी बात है। अब भंडारण की क्षमता उसके पास आ ही नहीं सकती। आप जब भंडारण करना है तो आपको ये नियम शिथिल करना ही था, और ये नियम शिथिल करा गया ताकि आपको कालाबाजारी कर सके, और जो आप उपज है उसको आप स्टॉकिंग कर सके, उसको भंडारण कर कर आप बड़े दामों में बेच सके, ताकि उसका फायदा सीधे सीधे बड़े बड़े उद्योगपतियों को रहेगा। छोटे व्यापारियों को भी इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक पूरा सिस्टम, एक नेक्सस तैयार होगा जो भंडारण कर कर उसको उचित मूल्य पर ना देते हुए जो उनकी मनमानी मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी होगी। तीसरा जो बहुत बड़ी चीज़ थी, अब आपको ये देखना था कि उसको जो बड़ा व्यापारी है उसको सही दाम कैसे मिल पाए। उसने तो ये जो बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो तीसरा नियम है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आपने अपने अधीनस्थ कैसे करा। आपने सीधे सीधे बोल दिया कि व्यापारी, बड़े व्यापारी को ये पूरा राइट रहेगा कि वो किससे कितने दाम में खरीदे। उससे भले ही आप पहले बोल दें कि हम इतने दाम में आपसे खरीदेंगे, आप ये उपज आप लेकर आओ। एक एग्रीमेंट तो होगा उसमें एग्रीमेंट होगा, पर एग्रीमेंट क्या कहता है? एग्रीमेंट कहता है कि हम इतना आपको देंगे, आप इतना उपज आप ये उगाएं और ये हम आपको एग्रीमेंट देंगे। पर उसमें ये चीज़, जैसे आपने होशंगाबाद का अभी बहुत रिसेंट एक उदाहरण आया था जिसमें 60,000 की उसने उपज ले ली पर पैसा उसको नहीं दिया, और सरकार ने बाद में दिला दिया है उसको।
वो तो ज़बरदस्ती करा गया। आप बड़े स्तर पर जब ये होगा, और इसमें तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, इसमें आपने नियम देखा होगा कि आपको एसडीएम और कलेक्टर के हाथ में पूरी पावर रहेगी। आप कलेक्टर एसडीएम के हाथ में पावर देकर आप किसान को कोर्ट भी नहीं जाने दे रहे हो, तो ये सबसे बड़ा उसमें आपके राह का पत्थर है कि आपको अगर व्यक्ति इंसाफ के लिए, तो अगर जो व्यक्ति पूरे केंद्र सरकार को खरीद सकता है, वो क्या एसडीएम और कलेक्टर को नहीं खरीद सकता? ये आपने जो जानबूझकर उसमें नियम डाले गए हैं। और आपको कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात करते हैं, उस नियम में कहीं भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र नहीं है, एमएसपी का जिक्र नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको जो व्यापारी पैसा देगा उतने पर आप अगर उसको फसल देने के लिए तैयार नहीं होते, वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा, वो किसी तीसरे के पास चला जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी मिथ्या है कि किसान को एक आज़ादी मिल रही है कि वो देश में कहीं भी फसल भेजे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने किसान होंगे जो इतने सक्षम होंगे कि वो देश में कहीं भी जाकर फसल भेज पाएंगे? कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि आज मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, आज हमारे समाज में अधिकतर लोग या तो किसान हैं या मजदूर हैं, और जो बचे कुचे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो हमारे अलग जगह नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो शोषित वर्ग जो देखा जाए, तो इससे हमारा वर्ग ज़बरदस्त इससे प्रभावित होगा। और उसको समझाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ही हम अलग अलग आंदोलन इसके लिए चालू करेंगे। तो किसानों का जो यूथ है, युवा वर्ग के जो किसान है, उनको जोड़ने के लिए कोई आपने कोई रोड मैप बनाया है क्या? बिल्कुल रोड मैप बनाया है। इसमें जैसे मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया, ये 3 नियम क्या हैं। जब तक हम उनको ये समझा नहीं पाएंगे कि ये 3 नियम क्या हैं और इससे आपको कैसे नुकसान होना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इससे आने वाले समय में किसानों का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जब हम आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर युवा नहीं बना पाएंगे, तो हम किस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बना पाएंगे? चलिए, आत्मनिर्भर किसान की बात की आपने। अब युवा कांग्रेस में विक्रांत भूरिया तो आत्मनिर्भर हो गए अपने दम पर आप कह रहे हैं कि राजनीति करेंगे। आपको चुनौती यहाँ पर यदि हम बात करें, तो आपके सामने एक युवाओं की एक टीम है, जीतू पटवारी हैं, जयवर्धन सिंह हैं, आदिवासी वर्ग से बात करें ओंकार सिंह मरकाम है, उमंग सिंघार हैं। तो आप क्या इनके बीच कोई चुनौती महसूस करते हैं या सहयोग के साथ इनके साथ राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, मुझे इस चुनाव में यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे युवाओं का हाथ है, बहुत सारे नेतृत्व का हाथ है, और सबका साथ लेने के बाद ही आप 21,000 के मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो आप ये चुनाव नहीं जीत सकते थे। हमें तो साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, और साथ मिलकर हम काम करेंगे, सम्मान एक दूसरे को देंगे, और ये चीज़ सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो सामने बैठा है। हमें आपस में कोई भी प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये सब मेरे वरिष्ठ हैं, और इनके मार्गदर्शन में ही हम काम करेंगे और युवाओं के साथ से कंधा मिलाकर मजबूत करेंगे। चलिए, अंतिम सवाल, चूँकि पिछला विधानसभा चुनाव आप किन्हीं कारणों से जीत नहीं पाए थे, वहाँ की जो परिस्थितियाँ रहीं, क्या अगले विधानसभा चुनाव के लिए आप तैयारी करेंगे या यूथ कांग्रेस को इस मुकाम पर खड़ा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो विधानसभा चुनाव में टिकट हासिल कर सकें? देखिए, मेरी प्राथमिकता अब टिकट नहीं बची है ना। आप जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकता संगठन सर्वे परे हो जाती है, और मेरी हमेशा रुचि रही है संगठन को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये संगठन की ताकत थी कि हम 2 उपचुनाव जो हमने लड़वाए, कांतिलाल भूरिया जी जो उपचुनाव लड़े वो जीत कर आए, ये संगठन की ताकत थी, वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की ताकत थी कि हम ये चुनाव निकाल पाए विपरीत परिस्थितियों में। मैं संगठन का जो ताकत होती बहुत अच्छी तरह से भली भांति उससे परिचित हूँ, और उसी जो ताकत को हमने झाबुआ रतलाम लोकसभा में झोंका था, उसी तरह की ताकत और उसी तरह का जो दम से चुनाव लड़ने का जो एक सिस्टम होता है, एक तरह की जो प्रणाली होती है, वो हम पूरे प्रदेश में तैयार करेंगे। और आने वाले चुनाव में इसलिए मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 2023 में हमारी सरकार हम बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को। विक्रांत जी संगठन में नई जान फूंकना चाहते हैं, सबके साथ समन्वय के साथ मिलकर कांग्रेस की 2023 में मध्य प्रदेश में फिर सरकार देखना चाहते हैं। अनादि शख्सियत में अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।